नमस्ते। स्वागत है आपका आज के इस नए एक्सप्लेनर में। आज हम उस उलझे हुए सामाजिक ताने बाने को सुलझाने वाले हैं जो हमारी सामुदायिक पहचान और राष्ट्रों द्वारा विविधता को संभालने के तरीकों से जुड़ा है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस विषय की गहराई में उतरते हैं। बात शुरू करते हैं मानव अस्तित्व के सबसे बुनियादी और सबसे गहरे सवाल से, मैं आखिर कौन हूं? कभी सोचा आपने कि लोग अपनी संस्कृति या अपने समुदाय के लिए इतने जुनून के साथ क्यों लड़ते हैं? इसका जवाब उन गहरी भावनाओं में छिपा है जो असल में हमारी पहचान का आधार होती हैं। आज के इस विषय को पूरी तरह से समझने के लिए हम इस रोड मैप को फॉलो करेंगे। हम व्यक्तिगत पहचान के लेवल से शुरू करके नेशनल पॉलिटिक्स तक का सफर तय करेंगे, ताकि ये समझ सकें कि राजनीतिक संस्थाएं आखिर इस विविधता को कैसे मैनेज करती हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं सांस्कृतिक विविधता यानी कल्चरल डाइवर्सिटी की चुनौतियों पर। आखिर इसका असली मतलब क्या है और ये समाजों के सामने इतनी बड़ी चुनौती क्यों पेश करती है? देखिए, सांस्कृतिक विविधता का मतलब सिर्फ लोगों का अलग अलग दिखना या अलग भाषा बोलना नहीं है। असली पेच तब फंसता है जब एक ही जगह पर अलग अलग धर्म, भाषा या जाति के समुदाय रहते हैं। ऐसे में नदी के पानी, रोजगार या सरकारी फंड जैसे सीमित संसाधनों के लिए उनके बीच एक बहुत ही कड़ी प्रतिस्पर्धा या कहें तो संघर्ष शुरू हो सकता है। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर, हमारी सामुदायिक पहचान। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो ये है कि हमें अपनी ये गहरी जड़ें जमाने वाली पहचान आखिर मिलती कहाँ से है? इसे ऐसे समझिए, पहचान मुख्य रूप से दो तरह की होती है। एक होती है अर्जित पहचान या अचीव्ड आइडेंटिटी, जो आप अपनी कड़ी मेहनत, स्किल या कोई परीक्षा पास करके हासिल करते हैं, जैसे एक डॉक्टर या एथलीट बनना। और दूसरी होती है प्रदत्त पहचान यानी एस्क्राइब्ड आइडेंटिटी, जो आपको बिना किसी मेहनत के बस किसी खास समुदाय या परिवार में जन्म लेने मात्र से मिल जाती है। और चूंकि हम जन्म से ही बिना किसी शर्त के इन समूहों से जुड़ जाते हैं, तो हमारा इनसे एक बहुत ही गहरा भावनात्मक लगाव हो जाता है। ये पहचानें बिल्कुल अडिग होती हैं, इसीलिए जब भी हमारी इस पहचान पर कोई खतरा मंडराता है तो बहुत ही तीव्र प्रतिक्रियाएं सामने आती हैं। यही वजह है कि ऐसे विवादों को सुलझाना इतना मुश्किल होता है। तो अब एक बहुत ही अहम सवाल उठता है, क्या होता है जब ये अलग अलग संस्कृतियों वाले समुदाय बड़े स्तर पर एकजुट होने लगते हैं और राजनीतिक सत्ता चाहने लगते हैं? चलिए इसे राष्ट्र और राज्य के कॉन्सेप्ट से समझते हैं। सबसे पहले राष्ट्र यानी नेशन को परिभाषित करते हैं। राष्ट्र असल में लोगों के एक बड़े समूह से बनी एक ऐसी कम्युनिटी है जहां भले ही लोगों की कोई एक साझी भाषा या धर्म ना हो, फिर भी वे एक राजनीतिक इकाई बनने की गहरी इच्छा रखते हैं। आप इसे एकता की एक साझी भावना कह सकते हैं। इसके बिल्कुल उलट राज्य या स्टेट क्या है? समाजशास्त्री मैक्स वेबर के शब्दों में समझें तो राज्य एक ऐसी अमूर्त संस्था या लीगल मशीनरी है जिसके पास एक तय भौगोलिक क्षेत्र पर कानूनी और राजनीतिक नियंत्रण होता है। मतलब राज्य वो तंत्र है जो किसी जमीन के टुकड़े पर शासन चलाता है। अब जरा सोचिए, अगर राष्ट्र एक भावना या समुदाय है और राज्य एक राजनीतिक तंत्र है, तो क्या इन दोनों का हमेशा एक दूसरे से मेल खाना जरूरी है? ऐतिहासिक रूप से देखें तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक अकेला राज्य हमेशा सिर्फ एक ही राष्ट्र या कम्युनिटी का प्रतिनिधित्व नहीं करता। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये स्थिति किन रणनीतियों को जन्म देती है। अक्सर राज्यों को एक डर सताता है कि ये सांस्कृतिक मतभेद कहीं उनके समाज को बांट ना दें। इस डर से वे क्या करते हैं? न्यूट्रल होकर इन सामाजिक घटनाओं को देखें तो राज्य आमतौर पर दो तरीके अपनाते हैं, आत्मसातकरण असिमिलेशन या एकीकरण इंटीग्रेशन। आत्मसातकरण का मतलब है अल्पसंख्यक संस्कृतियों को पूरी तरह मिटाकर उन्हें प्रमुख संस्कृति में मिला लेना। वहीं एकीकरण का मतलब है अल्पसंख्यकों की संस्कृति को सिर्फ उनके घरों या निजी जीवन तक सीमित कर देना और सार्वजनिक जगहों पर सिर्फ प्रमुख संस्कृति को ही लागू करना। इस एक तरफा राष्ट्रीय पहचान को जबरदस्ती थोपने के लिए प्रभावशाली समूह इतिहास में कई कड़े तरीके आजमाते रहे हैं, जैसे सत्ता का केंद्रीकरण करना, अपनी भाषा को एकमात्र आधिकारिक भाषा घोषित कर देना, प्रमुख समूह के प्रतीकों को राष्ट्रीय प्रतीक बना देना और यहाँ तक कि अल्पसंख्यकों की जमीनों को राष्ट्रीय संसाधन बताकर अपने कब्जे में ले लेना। ये सब राज्य को कृत्रिम रूप से एक बनाए रखने के प्रयास हैं। और अब आखिर में बात करते हैं भारत की, जो कि एक राज्य राष्ट्र यानी स्टेट नेशन है। एक इतना बड़ा और विविध समाज आखिर सांस्कृतिक दमन का सहारा लिए बिना इन चुनौतियों को कैसे संभालता है?
जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 1.21 अरब यानी 121 करोड़ थी। इतनी विशाल और अलग-अलग संस्कृतियों वाली आबादी भारत को दुनिया के सबसे ज्यादा विविधतापूर्ण देशों में से एक बनाती है। और यहीं पर भारत का ये राज्य राष्ट्रों का कॉन्सेप्ट सबसे अलग नजर आता है। जहां बहुत से देश विविधता को मिटाने या दबाने की कोशिश करते हैं, वहीं भारत के इस मॉडल में इस विशाल विविधता को जगह दी जाती है और उसे पूरी खुशी के साथ सेलिब्रेट किया जाता है। असल में राज्य राष्ट्र वाली नीतियां नागरिकों को एक आज़ादी देती हैं। वो आज़ादी कि आप अपने देश से भी जुड़े रहें और अपने सांस्कृतिक समूह से भी। बिना किसी सांस्कृतिक एकरूपता की मांग किए एक हम की भावना पैदा की जाती है, और यही चीज़ लोकतंत्र को सही मायनों में मजबूत बनाती है। तो इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए हम आपको एक बहुत ही गहरे और विचारोत्तेजक सवाल के साथ छोड़ना चाहते हैं। जरा सोचिए, क्या जबरदस्ती थोपी गई एकता कभी उस एकता जितनी मजबूत हो सकती है जो सबको साथ लेकर और विविधता का जश्न मनाकर हासिल की गई हो? समाज की असली ताकत आखिर किस में है? सोचने वाली बात है ना? आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।